सो हे एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट फॉर में। तो गाइस, एसएससी सीएचएसएल का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर आए हैं गाइस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस, क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर है गाइस। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट इतनी ही रहेगी कि प्लीज इसका नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि नोट जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप नोट बनाएंगे तभी आप अपने एग्जाम के टाइम में रिविजन कर पाएंगे, और जितना ज्यादा रिविजन करेंगे आपका सिलेक्शन उतना ही सिलेक्शन के आप करीब पहुंचेंगे। इसलिए गाइस, नोट जो होता है वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप जब एग्जाम का जब आपके टाइम नजदीक आएगा, आप उस वक्त सारा वीडियोस नहीं देख सकते बैठ करके। तो आप जितना नोट बनाएंगे आप उतना ही ज्यादा चीजों को आप क्लियर आउट कर पाएंगे। तो इसलिए गाइस, नोट बहुत जरूरी होता है। इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज गाइस इसका नोट जरूर बनाइएगा। और ये जीके जीएस का एंड ट्रस्ट में गाइस, ये टोटली आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, आप एक बार इसे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कलिंग पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो कलिंग पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन ए साहित्य में, ऑप्शन बी विज्ञान में, ऑप्शन सी खेल में, या ऑप्शन डी चिकित्सा में। तो गाइस, जो कलिंग पुरस्कार जिस क्षेत्र में दिया जाता है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विज्ञान में जो है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। और दो तीन पॉइंट है जो इसको नोट करिएगा। अगर आपसे पूछे कि जो कलिंग पुरस्कार है वो सबसे पहले मतलब स्टार्ट देना कब से हुआ, तो ये याद रखिएगा कि 1951 से जो है इसको देना स्टार्ट हुआ था। और अगर आपसे ये बोला जाए कि जो सबसे पहले जो दिया गया था किस महिला को दिया गया था, तो याद रखिएगा दिव्या दत्ता को जो है वो सबसे पहले वो पहली ऐसी महिला थी जिनको कलिंग पुरस्कार दिया गया। ठीक है, विज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ये सब आता ही रहता है। ठीक है, तो ये कलिंग पुरस्कार बेसिकली दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई 1951 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से नेत्र दान की किस भाग का दान जो है किया जाता है। तो जो हम नेत्र को जो दान करते हैं तो उसका कौन सा भाग जो होता है जिसको दान किया जाता है। तो ऑप्शन ए आइरिस, ऑप्शन बी पतली, ऑप्शन सी कॉर्निया, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कॉर्निया। कॉर्निया को जो है जो हम जब हम नेत्र का जिस भाग को हम दान करते हैं वो है कॉर्निया। ठीक है गाइस, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि केसर का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो किस राज्य में होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा विजय प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो बताइए केसर का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो किस राज्य में होता है। तो ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी बिहार में, या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में। तो गाइस, जो केसर का सर्वाधिक उत्पादन जिस राज्य में सबसे ज्यादा होता है जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जम्मू कश्मीर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। गाइस, अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन जो होता है वो हिमाचल प्रदेश में होता है। गाइस, अगर और बिहार की बात करें तो आलू प्याज यहाँ जो है बिहार में बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा, इसमें पूछ देता है प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से रेशम के कीड़े कहाँ पर पाए जाते हैं। तो बताइए रेशम के कीड़े जो है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए शहतूत में, ऑप्शन बी शीशम में, ऑप्शन सी बरगद में, या ऑप्शन डी आम में। तो गाइस, जो रेशम के कीड़े पाए जाते हैं वो शहतूत के पेड़ पर जो है वो रेशम के कीड़े पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा कि रेशम के जो कीड़े हैं वो शहतूत में पाए जाते हैं। और गाइस, मैं एक चीज आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि प्लीज मेरा मोटिव है कि ये इस वीडियो पे आप लोग प्लीज 50 लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा जो मेहनत है उसमें सिर्फ आप लोगों का एक लाइक मांग रहेगा गाइस। तो प्लीज इस वीडियो का टारगेट है 50 लाइक्स, तो प्लीज इसको जरूर पूरा करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का जो निर्माण है वो किस नदी पर किया गया। ठीक है, तो बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण जो है वो किस नदी पे किया गया। तो ऑप्शन ए दामोदर नदी पे, ऑप्शन बी यमुना नदी पे, ऑप्शन सी गंगा नदी पे, ऑप्शन डी साबरमती पे। तो गैस, याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दामोदर नदी पर जो है वो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया।
और ये भी याद रखिएगा कि दामोदर नदी को जो है वो बंगाल का शोक कहा गया या बंगाल का आंसू जो भी कह लीजिए, तो उसको कहते हैं दामोदर नदी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछे कि इस परियोजना की जो शुरुआत है वो कब हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा 1948 में। 1948 ध्यान रखिएगा। और इसे बंगाल का दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, शोक नदी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन है जिसे सितार तथा तबले का जनक माना जाता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं इसको रिवीआई दूंगी कि मैं इसीलिए आपसे बार बार बोली कि प्लीज इसका नोट जरूर बनाइए। तो बताइए सितार तथा तबले का जो जनक है वो किसे माना जाता है। तो ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी को, ऑप्शन बी अकबर को, ऑप्शन सी अमीर खुसरो को, या ऑप्शन डी शेर शाह सूरी को। तो गाइस याद रखिएगा सितार तथा तबले का जनक जिसे माना जाता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अमीर खुसरो को जो है वो सितार तथा तबले का जनक माना जाता है, अमीर खुसरो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो जो हम गाड़ी पे बैठते हैं और जो हमको पीछे का जो दृश्य देखना होता है, तो बताइए कि उसमें जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है। तो ऑप्शन ए और अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वैसे याद रखिएगा गाड़ी में पीछे का दृश्य देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है, एक तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा गाड़ी में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी दो नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो कांग्रेस जो है वो दो दलों में विभाजित होती है, जब सबको पता है उदारवादी और उग्रवादी, तो कब हुई थी बताइए। तो ऑप्शन ए 1907 में, ऑप्शन बी 1960 में, ऑप्शन सी 1900 में, या ऑप्शन डी 1950 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन होता है जिसमें कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई, यानी कि एक उदारवादी और दूसरा उग्रवादी, और यही 1907 का जो अधिवेशन कहलाया वो कहलाया सूरत विभाजन। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसको जो, और ये भी याद रखिएगा कि इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी रास बिहारी घोष। ठीक है, तो ये याद रखिएगा रास, मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोग प्लीज नोट जरूर बनाइए। मैं तो बार बार आप लोगों से यही बस रिक्वेस्ट करती रहती हूँ कि प्लीज नोट जरूर बनाया करिए, क्योंकि ट्रस्ट में गैस नोट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप प्लीज रिवीजन करिए, नोट बनाइए, नोट का रिवीजन करिए, बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो गैस याद रखिएगा कि जो 1907 का जो जिसमें कांग्रेस दो दलों में बटा, उदारवादी और उसको तो कहते हैं सूरत विभाजन, और इसकी जो अध्यक्षता की थी ये की थी रासबिहारी बोस। तो पता है क्या कि ये जो प्रश्न है ना ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो अध्यक्षता कौन किया ये भी जरूर पूछता है, या फिर 1907 का अधिवेशन का वो मतलब कौन सा विभाजन कहलाया, तो याद रखिएगा कि सूरत विभाजन कहलाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो कब की गई थी। तो कलकत्ता में जो उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो कब की गई थी। तो ऑप्शन ए 1761 में, ऑप्शन बी 1764 में, ऑप्शन सी 1772 में, या ऑप्शन डी 1774 में। तो गाइस याद रखिएगा कलकत्ता में जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 1774 में जो है वो कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का आकार जो है वो कैसा था। तो मोहनजोदड़ो में जो सबसे विशाल स्नानागार मिला था उसका आकार कैसा था। और इसमें एक पॉइंट ये भी नोट कर लीजिएगा भाई कि अगर आपसे पूछे कि सबसे विशाल अन्नागार किसमें मिला था तो वो मिला था हड़प्पा में, और सबसे विशाल स्नानागार किसमें मिला था तो वो मिला था मोहनजोदड़ो में। अन्नागार हड़प्पा में और स्नानागार कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो इसमें वही बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो के जो विशाल स्नानागार का जो आकार था वो किस कैसा था। तो ऑप्शन ए आयताकार, ऑप्शन बी चौकोर, ऑप्शन सी अंडाकार,
या ऑप्शन डी गोलाकार। तो गैस याद रखिएगा मोहनजोदड़ो के जो विशाल स्नानागार है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आयताकार। तो याद रखिएगा स्नानागार जो था वो आयताकार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई थी वो कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे स्थलीय सीमा की लंबाई पूछा है, तटीय सीमा की नहीं, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो स्थलीय सीमा अलग है, तटीय सीमा अलग है। तो बताइए कितनी थी। तो ऑप्शन ए 18,700 किलोमीटर, ऑप्शन बी 20,700 किलोमीटर, या ऑप्शन सी 12,300 किलोमीटर, या ऑप्शन डी 15,200 किलोमीटर। तो गैस याद रखिएगा स्थलीय सीमा की जो लंबाई, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 15,200 किलोमीटर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वो 15,200 है। अगर आपसे पूछे कि तटीय सीमा की लंबाई कितनी है तो 7,515, ये भी याद रखिएगा। कहीं कहीं पे आपको डाटा दिया जाएगा 7,515, या कहीं कहीं पे आपको 7,015 की जगह पे आपको 14 भी होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 7,515 भी हो मिल सकता है, या फिर आपको मिल सकता है 7,514। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक दो पॉइंट अगर आगे पीछे हो तो चलेगा, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपसे वही स्थलीय सीमा की लंबाई पूछे तो 15,200 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि लोग इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो कहाँ स्थापित हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र है वो कहाँ स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन ए पुडुचेरी में, ऑप्शन बी चंडीगढ़ में, ऑप्शन सी लक्षद्वीप में, या ऑप्शन डी नई दिल्ली में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पुडुचेरी में जो है वो हमारा भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि ये कब हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा 1974 में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा कि पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ वो हुआ पुडुचेरी में, और कब हुआ था 1974 में जो है वो हमारा पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो कहाँ दिया था। तो बताइए पहला उपदेश जो है वो कहाँ दिया था। तो ऑप्शन ए श्रावस्ती में, ऑप्शन बी कुशीनगर में, ऑप्शन सी लुम्बिनी में, या ऑप्शन डी सारनाथ में। तो गाइस याद रखिएगा महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सारनाथ में जो है वो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। तो वैसे याद रखिएगा कि जो गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया वो सारनाथ में तो दिया, लेकिन अगर आपसे ये पूछे टोटल कितने उपदेश दिए थे, तो याद रखिएगा टोटल जो है वो 10 उपदेश दिए थे। और ये याद रखिएगा 49 दिनों के ध्यान के बाद जो है गौतम बुद्ध ने बिहार में जो है पीपल के पेड़ के नीचे जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उनके बाद पहला उपदेश दिया था जो कि सारनाथ में दिया था 49 दिनों के ध्यान के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि कैल्सीफेरॉल जो है वो किस विटामिन का रासायनिक नाम है। ठीक है, तो बताइए कैल्सीफेरॉल जो है वो किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, या ऑप्शन डी विटामिन डी। तो गाइस याद रखिएगा कैल्सीफेरॉल जिस विटामिन का रासायनिक नाम है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो कैल्सीफेरॉल है वो विटामिन डी का रासायनिक नेम है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है क्योंकि आपको रासायनिक नेम से क्वेश्चन आते ही हैं। इनफैक्ट ये सिर्फ एसएससी सीएचएसएल की बात मैं नहीं कर रही हूँ, चाहे वो आप किसी भी चीज का एग्जाम दे रहे हो, ये कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैं ये सारी चीज को क्लियर कर देती हूँ क्योंकि सिर्फ आपसे एग्जैक्टली विटामिन डी का नहीं पूछ सकता है, आपसे विटामिन ए का भी रासायनिक नाम पूछ सकता है, या विटामिन बी का, या विटामिन सी का। तो इसलिए मैं सिर्फ विटामिन डी का नहीं, मैं तीनों का क्लियर कर देती हूँ। तो गाइस याद रखिएगा जो विटामिन ए का रासायनिक नाम है इसका करेक्ट आंसर रेटिनॉल, रेटिनॉल है। तो याद रखिएगा कि विटामिन ए का नाम जो है वो रेटिनॉल है। विटामिन सी की अगर बात करें तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो इसका जो याद रखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन बी का नाम जो है वो थायमीन, और विटामिन डी का नेम जो है वो है कैल्सीफेरॉल। ये सब आपको पता ही होगा। याद रखिएगा कि विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। तो ये चारों जो है वो विटामिन के नेम है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है।
क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से मेगास्थनीज जो है वो किसके दरबार में रहता था। तो बताइए मेगास्थनीज जो थे वो किसके दरबार में रहते थे। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसार या ऑप्शन डी ब्रदर्स। तो गैस याद रखिएगा जो मेगास्थनीज जिसके दरबार में रहता था इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में रहते थे वो मेगास्थनीज रहते थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, पर ये बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन। इनफैक्ट जो लोग बिहार के हैं उन लोगों से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये ध्यान में रखिएगा। या फिर जो लोग बीपीएससी का भी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा निम्नलिखित में से जो है वो मधुबनी जो है वो किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है। तो बताइए मधुबनी जो है वो किस राज्य की लोक चित्रकला शैली। तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी असम। तो मधुबनी जिस राज्य की लोक चित्रकला शैली है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बिहार राज्य की जो लोक चित्रकला शैली है वो मधुबनी जो है वो बिहार राज्य की लोक चित्रकला शैली। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बिहार जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो क्या है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ये सब बनने के लिए अलग अलग जो है आयु निर्धारित की गई है। तो बताइए इसमें जो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है वो न्यूनतम आयु कितनी है। तो ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष या ऑप्शन डी 21 वर्ष। तो वैसे याद रखिएगा प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 25 सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 25 वर्ष जो है वो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। और ये भी याद रखिएगा कि लोकसभा बनने के लिए भी न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष है और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाला जो भारत के प्रथम नागरिक जो थे वो कौन है। और ये भी बहुत ज्यादा वीवीआई प्रश्न है। मैं इसीलिए बार बार आप सभी स्टूडेंट से कह रही हूँ तो प्लीज इसका नोट जरूर बनाइएगा। एंड मेरे वीडियोस का जो टारगेट है 50 लाख, प्लीज उसको जरूर कंप्लीट करिएगा। तो बताइए नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारत के प्रथम नागरिक जो थे वो कौन थे। तो ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम भारत के नागरिक थे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के प्रथम नागरिक थे, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है और क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि काली मिट्टी की जो फसल है के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो काली मिट्टी जो है वो किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी काली मिट्टी जहाँ पे है वहां पे हमें कौन सी फसल उगानी चाहिए जिससे हमें ज्यादा लाभ हो। तो ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चाय या ऑप्शन डी धनिया। और गाइज ये जो प्रश्न है बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिले हैं। अब किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो आपको ये प्रश्न देखने को ही मिलेंगे कि जो काली मिट्टी है वो किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, या फिर आपको कोई फसल दे देगा और बोलेगा इस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो उसमें जलोढ़, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी ऐसे दे देंगे प्रश्न, या फिर ऐसे भी दे सकते हैं। तो आप प्लीज इसको क्लियर आउट करना सीखें। तो याद रखिएगा काली मिट्टी को जिस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कपास। कपास के लिए जो है वो काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ठीक है, जहाँ पे काली मिट्टी हो वहां पे आप कपास उगा सकते हैं, वहां पे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। चलिए आखिरी प्रश्न की तरफ। और ये है हमारा आज का आखिरी प्रश्न गैस, और होपफुली अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज प्लीज गैस प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और आपको जिस चीज का भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, मैं वहां से जरूर देखूंगी और आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। एंड अगेन यही कहूंगी कि प्लीज इसका नोट जरूर बना लीजिएगा। तो चलिए और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से मछलियां जो है वो किसकी सहायता से सांस लेती है। बताइए मछली जो है वो किसकी सहायता से सांस लेती है। तो ऑप्शन ए श्वास नली से, ऑप्शन बी त्वचा से,
ऑप्शन सी फेफड़ों से या ऑप्शन डी गलफड़ों से। तो गाइस याद रखिएगा, मछलियां जिसकी सहायता से सांस लेती है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फेफड़ों के द्वारा जो है वो मछलियां सांस लेती है, यानी कि मछली जिसकी सहायता से सांस लेती है वो है गलफेफड़ों के द्वारा। तो याद रखिएगा, गलफेफड़ा से जो है वो मछलियां सांस लेती है। तो होपफुली गाइस आप लोगों को पसंद आया होगा, तो मैं दोबारा आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।